हेलो स्टूडेंट्स। द लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि अलग अलग डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट क्लासेस के लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च हुआ था तो उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा था और उसको फिर से कॉल ऑफ करना पड़ा था। तो उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, मतलब क्या क्या रीज़न रहे थे। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, मतलब कि जो मेन कॉन्सेप्ट था स्वराज का, सारे सोशल ग्रुप्स उस मेन कॉन्सेप्ट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वन सच ग्रुप वॉज नेशंस अनटचेबल्स। नेशन के अनटचेबल्स मतलब कि अछूत लोग जो होते हैं वो अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? who from around the 1930s had begun to call themselves दलित और oppressed, जो अपने आप को मतलब उनकी कम्युनिटी को दलित बोलते थे और अप्रेस्ड बोलते थे। अप्रेस्ड मतलब कि उन पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उस टाइप से उनको दलित लोग कहते थे वो अपनी कम्युनिटी को। तो 1930 से ही उनको दलित कहा जाता था, अछूत लोगों को। फॉर लॉन्ग कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स, बहुत टाइम तक कांग्रेस ने दलित्स को क्या किया, इग्नोर किया, मतलब उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीस। सनातनीस कौन होते थे? द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, मतलब हाई कास्ट के जो हिंदू होते थे उनके उनके अपोजिशन के कारण, कि वो लोग अपोज करना स्टार्ट नहीं कर दे। क्यों? क्योंकि हिंदूज उस टाइम पे मेजोरिटी में होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते थे, तो वो कांग्रेस को अपोज करना स्टार्ट नहीं कर दे, उसके डर से उन्होंने दलित्स को इग्नोर किया था। तो ये जो सनातनीज होते थे ये अनटचेबल्स को बहुत ज़्यादा अप्रेस करते थे। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। महात्मा गांधी जी ने ये तभी डिक्लेयर कर दिया था कि स्वराज हमारे इंडिया में तब तक नहीं आ सकता, 100 साल 100 सालों तक भी नहीं आ सकता अगर हमने अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया, मतलब कि हटाया नहीं। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन। अनटचेबल्स को वो क्या बोलते थे? हरिजन। हरिजन का मतलब क्या होता है? द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स। अब अछूत लोग जो होते थे उनको क्या टेम्पल्स में एंट्री नहीं देते थे, पब्लिक वेल्स उनको छूने के लिए नहीं, मतलब जो पब्लिक कुएं होते थे, टैंक्स होते थे, रोड्स होते थे, स्कूल होते थे, उनको वहाँ पे आने नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया ताकि उनको टेम्पल्स में एंट्री मिल सके, पब्लिक वेल्स का यूज़ कर सकें, वो टैंक्स, रोड्स और स्कूल सबका यूज़ कर सकें। तो उन्होंने उसके लिए भी एक सत्याग्रह चलाया था। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी। उन्होंने खुद से ही टॉयलेट भी साफ़ किए थे ताकि वो ये जो वर्क होता है, भंगी वर्क होता है, द स्वीपर्स मतलब कि जो झाड़ू सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, तो उनका वर्क भी कम नहीं है, उसको डिग्निटी देने के लिए ही उन्होंने खुद से टॉयलेट साफ़ किए थे। एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने अपर कास्ट के लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि वो अपना हार्ट चेंज करें, अपना माइंड चेंज करें, और ये जो अनटचेबिलिटी जैसा वो पाप कर रहे हैं, सिन मतलब उसको वो पाप बोलते थे, तो अनटचेबिलिटी ये अछूत वाला जो पाप कर रहे हैं उसको ख़त्म करें, गिव अप करें। But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of community. और बहुत सारे दलित लीडर्स जो होते थे उन्होंने इस अछूत वाली प्रॉब्लम का एक नया सॉल्यूशन निकाला था, पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला था, ताकि कम्युनिटी में ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। दे बिगिन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप के लिए डिमांड की, किन चीज़ों की? रिजर्व सीट्स की डिमांड करी। ठीक है। कहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अभी भी हम देखते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम जो चल रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट बने जो कि दलित मेंबर्स को काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए चूज़ करे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते थे वो लोग, पॉलिटिकली अगर वो एम्पावर होंगे, दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज़। वो उनका मानना ये था कि उनकी जो सोशल डिसेबिलिटी है, वो जो अपने आप को सोसाइटी से अलग मानते थे, तो ये डिसेबिलिटी कब पावरफुल हो सकती? जब उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिया जाए। तो इस चीज़ का वो एक ही सॉल्यूशन समझते थे, दलित लीडर्स जो होते थे।
दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज देयर फॉर लिमिटेड, इसलिए दलित लोगों का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो लिमिटेड था, बहुत कम अमाउंट पे था. पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. दलित लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया. Dr. Bhimrao Ambedkar, who organized the Dalits into Depressed Classes Association in 1930. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने दलित्स को डिप्रेस क्लासेस में ऑर्गेनाइज करके रखा था 1930 में. उनकी महात्मा गांधी से डिबेट हो गई थी. क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित. भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलित्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बने जो कि उनको चूज़ करे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए, लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे. When the British government conceded Ambedkar's demand, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की डिमांड को कंसीडर कर दिया, मतलब उन्होंने उसके लिए एक्सेप्टेंस दे दी, गांधी जी बिगन अ फास्ट अनटू डेथ. उन्होंने क्या किया? फास्ट किया. अनटू डेथ मतलब अमरण फास्ट किया उन्होंने. He believed that separate electorates for Dalits would slow down the process of their integration into society. उनका मानना ये था कि अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट बन गया तो सोसाइटी का जो यूनिटी चाहते थे, वो जो इंटीग्रेशन चाहते थे, वो प्रोसेस धीरे हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी. Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position and the result was the पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932. अम्बेडकर को धीरे धीरे गांधी जी की पोजीशन का, उनके जो थिंकिंग प्रोसेस था उसका समझ में आया और फाइनली एक रिजल्ट बना था. और वो रिजल्ट क्या था? पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932. सितंबर 1932 में एक पूना पैक्ट आया था. पैक्ट मतलब कि एक लॉ आया था, लॉ पास हुआ था. कैसा? उसमें क्या था? इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल्ड कास्ट. डिप्रेस्ड क्लासेस जो कि शेड्यूल्ड कास्ट, अभी हम लोग उनको शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं, एससी. तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए उनको रिजर्व सीट्स दी थी. कहाँ पे? प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में. बट दे वर टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट. लेकिन उनको चूज कौन करेगा? जनरल लोग ही करेंगे. उनको रिजर्वेशन सिस्टम मिला था, उनको रिजर्वेशन सीट्स मिल गई थी, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल इलेक्टोरेट नहीं बना जाएगा, वो जनरल इलेक्टोरेट के द्वारा ही वोट किए जाएंगे उनके लिए. तो ये पूना पैक्ट में ये रिजल्ट था. The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of Congress-led national movement. और दलित मूवमेंट जो था वो कंटिन्यू होता रहा कांग्रेस के द्वारा जो लीड किया गया था नेशनल मूवमेंट, तब भी दलित मूवमेंट चल रहा था. Some of Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to disobedience movement. स्टूडेंट्स, अभी हमने दलित मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि जो अनटचेबल्स होते थे और शेड्यूल कास्ट वाले लोग होते थे, उनका पार्टिसिपेशन नहीं था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से थे जिन्होंने कम रिस्पांस दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? तो सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे इंडिया में जिनका रिस्पांस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कम रहा था. क्यों? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट. जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे थे सबसे पहले, तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सॉर्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया था. तो उसके डिक्लाइन होने के बाद जब वो कम पड़ गया, तो उसके बाद क्या हुआ था? अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम कांग्रेस. मतलब मुस्लिम्स का बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत ज़्यादा रेंज में मुस्लिम लोग जो होते थे वो कांग्रेस से अपने आप को एलियनेटेड फील करते थे. एलिनेटेड मतलब अलग फील करते थे. फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस कैम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद
openly Hindu religious nationalist group like Hindu Mahasabha. मिड 1920s से ही कांग्रेस में मोर विजिबल कौन होते थे? हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप होते थे, हिंदू महासभा, जैसे कि हिंदू महासभा। तो ऐसे ग्रुप्स कांग्रेस में बहुत ज़्यादा बन गए थे, मेजोरिटी में बन गए थे। As the relation between Hindus and Muslims worsened, each community organized religious processions with militant fervor. मतलब कि जैसे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच के रिलेशंस वर्सन होते जा रहे थे, वर्सन मतलब बिगड़ते जा रहे थे। हर कम्युनिटी ने अपने अपने एक रिलीजियस प्रोसेशंस बनाना स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि रिलीजियस जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उनको सेलिब्रेट करना, उनके प्रोसेशंस निकालना, प्रोसेशन मतलब कि जुलूस वगैरह निकालना स्टार्ट कर दिया था। प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स इन वेरियस सिटीज़। और इनकी वजह से क्या होता था कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ के क्लैशेस बहुत होते थे, दोनों कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था, और दंगे वगैरह भी बहुत सारी सिटीज़ में होते रहते थे दोनों कम्युनिटीज़ में। एवरी रायट डीपन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। हर दंगे में ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच की डिस्टेंस क्या होती थी? बढ़ती जाती थी। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए कि हम इसके लिए एक अलायंस को रीनेगोशिएट करें, मतलब कि एक नया सॉल्यूशन निकाला जाए। And in 1927 it appeared that such a unity could be forged। और 1927 में एक होप मिली कि ऐसी यूनिटी एक बन सकती है, हम बिल्डअप कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी। The important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected। बस डिफरेंसेस क्या थे कि एक क्वेश्चन था कि फ्यूचर में जो असेंबलीज का रिप्रेजेंटेशन होगा, जो इलेक्शंस होंगे उसमें वो कौन होगा। Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorate। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के एक लीडर्स थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने में बिलीव रखते थे, वो गिव अप करने के लिए तैयार थे, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी उनकी वो गिव अप करने के लिए तैयार थे। इफ़ मुस्लिम्स वर अश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। किस लिए तैयार थे? एक सिचुएशन थी कि अगर मुस्लिम्स को भी रिजर्व सीट्स मिले सेंट्रल असेंबली में, और मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस जो हैं जैसे कि बंगाल और पंजाब, यहाँ पे पॉपुलेशन के प्रपोर्शन को देखते हुए रिप्रेजेंटेशन वो कर सकें इलेक्शंस में। Negotiations over the question of representation continued, but hope for resolving the issue at the all parties conference in 1928 disappeared। मतलब कि negotiations चल ही रहे थे, representation मतलब कौन represent करेगा कहाँ से elections में, कौन सी कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये सारा क्वेश्चन इनके ऊपर डिस्कशंस चल रहे थे। लेकिन ये सारी होप जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को रिजॉल्व करने की जो एक आशा थी वो डिसअपेयर हो गई थी। कब? ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, सारी पार्टीज़ की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1928 में, उसमें क्या हुआ था? व्हेन M.R. जयाकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रॉन्गली अपोज द एफर्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज़। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हिंदू महासभा के M.R. जयाकर, इन्होंने क्या किया था? अपोज किया था कि हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जो रिजर्व सीट्स वो चाहते थे वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थे। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी सॉर्ट करने के लिए एक जो होप थी वो भी ख़त्म हो गई थी, डिसअपेयर हो गई थी। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्ट्रस्ट था, मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, और सस्पेशन का एटमॉस्फेयर था, मतलब कि कुछ सस्पेंस है, कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा है। एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस से अलग होकर जो मुस्लिम्स का लार्ज सेक्शन था, लार्ज सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल फॉर यूनाइटेड स्ट्रगल। मुस्लिम्स का बहुत बड़ा सेक्शन यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं था, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया। मुस्लिम के बहुत सारे लीडर्स जो होते थे, लीडर्स कौन? जो कि उनकी कम्युनिटी को लीड करते हैं,
तो वो जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने एक्सप्रेस किया कि उनकी चिंता का विषय क्या है कि मुस्लिम्स की जो माइनॉरिटी है इंडिया में, मतलब उनकी जो कम्युनिटी है वो बहुत कम अमाउंट में, माइनर अमाउंट्स में है, तो उनका चिंता का विषय ये था। दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज़, उनको इस बात का डर था कि उनका कल्चर और उनकी आइडेंटिटी सबमर्ज हो जाएगी, किसमें, विल बी सबमर्ज अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी, मतलब हिंदू मेजोरिटी जैसे कि हम बोलते हैं कि जो मेजर अमाउंट्स में होता है, जो मेजर पार्ट होता है, उसमें जो माइनर पार्ट होता है वो छुप जाता है, कहीं ना कहीं दब जाता है, तो उनको इस बात का डर लगा रहता था। दिस वॉज ऑल अबाउट द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे हमने दो चीज़ों में लिमिट्स पढ़ी है। फर्स्ट, जो अनटचेबल्स लोगों ने पार्टिसिपेट कम किया था नागपुर और महाराष्ट्र में। दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जो राइट्स वगैरह हो रहे थे उसकी वजह से भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या करना पड़ा था, कॉल ऑफ करना पड़ा था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तब तक कीप स्टडिंग।